गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अल्टरनेटिंग करंट। इससे जस्ट बिफोर चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो जनरेट कैसे होती है, E = E0 sin ओमेगा टी। और ये ओमेगा टी जो है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन बेटा वो फंक्शन होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। अभी हम इसको देखेंगे ये साइन वेव क्यों है। ये हमने यहाँ पर वैल्यू 0 ले ली, यहाँ पर पाई ली, ठीक। अभी हम यहाँ पर साइन की वैल्यू देखेंगे। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, π/2 पे। 0 पे क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। फिर पाई पे क्या हो जाती है, 0। फिर 3π/2 पे क्या होती है, नेगेटिव। तो ये वेव बेटा इस तरह से ट्रेवल करेगी। तो इस तरह से हमारी साइन वेव बन के आती है। इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको बताया, इसके डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा मेनली इस चैप्टर में हम 3 चीज़ों से डील करेंगे, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। पहले हम इन तीनों को समझते हैं। ये इस चैप्टर के बेसिक फंडामेंटल हैं। अगर हमको ये 3 चीज़ समझ में आ गई तो आगे की चीज़ें हमको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। चलिए देखते हैं। बेटा ये है रजिस्टर। इसको हम क्लास 10 से देखते हुए चले आ रहे हैं। क्लास 10 में हम रजिस्टर में सबसे पहली बार पढ़ा था। ये क्या होता है, इम्प्योरिटी ऑफ मटेरियल, माने जो भी मेटल हम यूज़ कर रहे हैं करंट फ्लो कराने के लिए उसकी इम्प्योरिटी की वजह से रेजिस्टेंस के अंदर डेवलप होता है। और रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा, पावर लॉस करता है। किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में पावर लॉस करता है। फिर यहाँ पर हमने देखा 12th में एक इंडक्टर मिला हमको, एक कैपेसिटर मिला, ये 2 चीज़ और मिली, ठीक। जो रजिस्टर है इसकी यूनिट बेटा होती है ओम, OHM, और इसका साइन इस तरह से होता है। जो इंडक्टेंस है उसकी यूनिट होती है बेटा हेनरी, HENRI, और इसकी जो साइन है वो H होता है। और कैपेसिटर जो है इसकी यूनिट होती है फैरड, FARAD, फैरड, और इसको F से डिनोट करते हैं, ठीक। जनरली फैरड जो है माइक्रो या मिली में होता है, माइक्रो फैरड या नैनो फैरड, ठीक। माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 और नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹, ठीक। जनरली इन 3 चीज़ों से हम डील करते हैं। जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू एच रहती है, लेकिन जो इंडक्टर है इसकी वैल्यू, इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको बोलते हैं बेटा XL। और जो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है, मतलब उसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम होगी, ठीक। और XL क्या होता है बेटा, ओमेगा L होता है। क्या होता है, ओमेगा L। और ओमेगा क्या होता है हमारा 2πf, और L को L लिखते हैं, कहीं कहीं F को न्यू भी लिखते हैं, ठीक है, या 2πν और L, ठीक। इसी तरह से अगर हम कैपेसिटेंस को इक्विवेलेंट करें रेजिस्टेंस के और इंडक्टेंस के, तो कैपेसिटेंस का होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसको लिखते हैं XC से, और XC होता है बेटा 1/ωc। ये ध्यान रखना है हमको, XL ओमेगा L होता है और XC 1/ωc होती है। इसकी यूनिट भी बेटा ओम होती है और इसकी यूनिट भी ओम होती है, ठीक है। और XC क्या हो जाएगा फिर 1/2πfco। अभी हमारे सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है। मान लो हमारा सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, तो बेटा जो वोल्टेज है और जो करंट है दोनों सेम फेज में रहेंगे, उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 रहेगा, ठीक। अगर हमारा सर्किट प्योरली इंडक्टिव है, सर्किट में केवल इंडक्टर है, तो बेटा क्या होगा, करंट तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा, 90 डिग्री आगे। अगर हमारा सर्किट प्योरली इंडक्टिव है तो करंट सेम फेज में रहेगा, वोल्टेज उससे 90 डिग्री आगे रहेगा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि करंट पीछे रहेगा, वोल्टेज से करंट पीछे रहेगा। और इसको हम और कैसे बना सकते हैं, अगर हम वोल्टेज को रेफरेंस लाइन पर लें तो करंट को हमको नीचे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कुल मिलाकर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देता हूँ तो इसकी शेप इस तरह से हो जाएगी। तो ये 2 तरह के आपको फिगर देखने को मिल सकते हैं इंडक्टर में।
तो अब ये मत सोच के चलना कि यही सही है यही सही है, दोनों ही सही हैं। हमको बस ये देखना है कि फेज में 90 डिग्री आगे कौन सा है। तो 90 डिग्री आगे यहाँ फेज में वोल्टेज रहता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर बेटा फेज में करंट 90 डिग्री आगे रहता है और अब वोल्टेज को ये रेफरेंस लाइन मानी जाती है। और रेफरेंस लाइन पर अगर मैं वोल्टेज लेता हूँ तो करंट उससे 90 डिग्री आगे रहेगा। ये इस तरह के 3 तरह के फेजर डायग्राम बनते हैं। अभी अगर कोई हमारे पास सर्किट ऐसा है जिसके अंदर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस दोनों हैं, या रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, या इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है, या ये तीनों हैं, इस तरह का अगर कोई मिक्स वाला अगर हमारे पास सर्किट आता है तो हम उसको कैसे डील करेंगे वो अभी देखने वाले हैं। तो बेटा अभी हम शुरू करते हैं। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर। अभी हमने केवल एक रेजिस्टेंस को एसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ा है, तो हम देखते हैं हमको क्या मिलता है। ठीक है, ये इस तरह का जो सिंबल होता है ये अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का होता है। तो इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज। तो इसकी जो वैल्यू है हम सब जानते हैं कि जो अप्लाई करते हैं V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ये हमारा इधर अप्लाई है और इधर क्या है, ये करंट आ रहा है रजिस्टर में। अभी हम इसमें अगर KVL लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो अगर ये ब्रांच दोनों पैरेलल हैं तो इधर का वोल्टेज इधर के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, VM साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू IR। इधर अपना हमने कितना अप्लाई किया है, VM साइन ओमेगा टी। ठीक, इधर कितना है IR, इसमें करंट I आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस सोर्स, करंट I आ रहा है और रेजिस्टेंस R है पहले से। तो अप्लाई KVL इन गिवन सर्किट। VM साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा IR। वेरी सिंपल, हमको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमको दिया गया है पहले से सोर्स, रजिस्टर हमने अप्लाई किया है, इस सोर्स की वजह से जो करंट डेवलप हुई है वो I है। ठीक है, तो जितना हमने अप्लाई किया है उतना हमको इधर आउटपुट मिला है। तो VM साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू IR हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम I निकालेंगे करंट, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा VM अपॉन R साइन ओमेगा टी। अब ये VM अपॉन R ये क्या है, ये बेटा IM, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। ठीक बेटा, तो देखो ये हमारी वोल्टेज की इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो ये भी साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी है, यहाँ VM है यहाँ IM है। तो इसमें फेज में कोई चेंज नहीं है, माने जब इसकी वैल्यू 0 होगी तब इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि दोनों जगह साइन है। ठीक है, तो इसका जो फेजर डायग्राम बेटा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर V और I दोनों 0 हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर V और I दोनों मैक्सिमम है। हालांकि I का मैक्सिमम V के मैक्सिमम से कम रहेगा, लेकिन मैक्सिमम इसी पॉइंट पर रहेगा जिस पॉइंट पर V का मैक्सिमम है। मान लो V की मैक्सिमम 100 है और I का मैक्सिमम 80 है। ठीक है, तो जो 20 कहाँ गया, V जो 20 गया है वो रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो गया है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो जितना VM है उतना ही हमको IM भी मिलता, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जहाँ पर ये दोनों 0 हैं वहीं पर ये दोनों अगेन 0 हो रहे हैं, और जहाँ पर ये मैक्सिमम वहीं पर दोनों मैक्सिमम हो रहे हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ओनली इन ए रजिस्टर, इफ ए रजिस्टर अप्लाइड इन एनी सर्किट देन वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। जो मैंने फेजर डायग्राम बनाया था, अगर ये हमारा वोल्टेज है तो इसी फेज में क्या होगा, हमारा करंट भी होगा I, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है। जब ये 0 होगा तब ये भी 0 होगा। बस इतना सा हमारा रजिस्टर का एनालिसिस है। तो इसको IM को बोलते हैं बेटा मैक्सिमम वैल्यू। तो IM कितना हो जाएगा, यहीं से VM अपॉन R। भाई इसी की जगह पर तो हमने IM लिखा है, VM अपॉन R हमारा हो जाएगा मैक्सिमम करंट। अब ये IM है, और जो प्रैक्टिकली हमें जो करंट या वोल्टेज मिलता है वो RMS मिलता है, VRMS या IRMS, यही हम इसी से हम डील करते हैं। तो IM और IRMS में क्या रिलेशन है, IRMS निकालेंगे तो हम कर देंगे IM अपॉन √2।
इसी तरह से अगर हम VRMS निकालेंगे तो कर देंगे Vm/√2 या 0.707 Vm। इस तरह से भी इसको कर सकते हैं क्योंकि 1/√2 की वैल्यू 0.707 आती है, यहाँ पर भी 0.707 Im, ये हम कर सकते हैं। तो बेटा मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाया कि किस तरह से ओनली रजिस्टर में हम डील करते हैं। तो यहाँ पर जो अप्लाइड है V = Vm sin ओमेगा t यहाँ पर अप्लाई है, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत आसान भाषा में समझाया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बेटा अभी हम देखते हैं AC वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर। अभी हमने AC वोल्टेज को इंडक्टर पे अप्लाई किया तब उसके क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो हम देखते हैं। अभी तो हमने रेजिस्टेंस किया था, तो रेजिस्टेंस में न तो वोल्टेज में कोई डिफरेंस आया था ना करंट में, वो सेम फेज में चल रहे थे। अब यहाँ पर फेज डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा, कौन सा पीछे रहता है कौन सा आगे रहता है। तो बेटा हम देखेंगे कि जो इंडक्टेंस है वो एक करंट स्टोरेज डिवाइस है। क्या बेटा? करंट स्टोरेज डिवाइस। ये इंडक्टेंस क्या करता है, करंट को स्टोर कर लेता है, और करंट स्टोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। वोल्टेज आगे निकल जाएगा, करंट क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो करंट इसमें लैग करेगा, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चल रहे थे और वोल्टेज ने करंट को लैग मारी, माने लात मारी, तो करंट पीछे रह गया। समझने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। KVL अप्लाई करेंगे, अप्लाई KVL, ठीक है। तो Vm sin ओमेगा t -L di/dt = 0। क्योंकि KVL क्या बोलता है, किसी भी क्लोज लूप के अंदर समीशन क्या होता है, उसका 0 होता है। वोल्टेज समीशन क्या होता है, 0 होता है। तो इधर हमने अप्लाई कितना किया, Vm sin ओमेगा t इधर से लेंगे -L di/dt = 0। तो हमारा क्लोज लूप है ये, ठीक। अब इस पोर्शन को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो Vm sin ओमेगा t = L di/dt। अब इस L को अपॉन में ले आएंगे उधर। दिस इम्प्लाइज दैट di/dt = Vm/L sin ओमेगा t। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक। तो हमारी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। di/dt क्या हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और हमको पूरी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास छोटी सी वैल्यू है ये पर्टिकुलर टाइम की, हमको पूरी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहीं पर हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक। तो इसका इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंटीग्रेट di/dt विद रिस्पेक्ट टू dt = इधर हो जाएगा। अब इसके ये दोनों तो कांस्टेंट हैं, तो Vm/L को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेट होगा sin ओमेगा t का विद रिस्पेक्ट टू dt। dt का dt से इधर i हो जाएगा, क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। इधर sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा, तो sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos ओमेगा t, ठीक है। लेकिन साथ में यहाँ ओमेगा भी है, sin t का cos t हो जाएगा, लेकिन जो साथ में होता है मल्टीप्लाई वो अपॉन में आ जाता है इंटीग्रेशन में, और जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें मल्टीप्लाई में जाता है। तो ये ओमेगा अपॉन में आ जाएगा, Vm/L, और यहाँ माइनस आ जाएगा cos ओमेगा t। जब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है cos θ = sin θ -π/2, वो भी माइनस के, ठीक है। तो अगर मैं इस माइनस को उठाकर यहाँ से इधर भी लगा सकता हूँ, दोनों में से कहीं एक माइनस हो जाएगा। तो -cos θ = sin θ -π/2, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो थीटा की जगह अगर मैं ओमेगा t लिख देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस के cos ओमेगा t, ये माइनस के cos ओमेगा t, माइनस के cos ओमेगा t की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, sin ओमेगा t -π/2 इस जगह पर। तो I = हो जाएगा माइनस के Vm/ओमेगा L। अब ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, माइनस के cos ओमेगा t की जब हम क्या पुट कर देंगे, sin ओमेगा t -π/2। ये बात बेटा समझ में आई। ये एक हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ किया है,
हमें ये ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर हम फिजिक्स यूज कर रहे हैं, कहाँ पर हम मैथ्स यूज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ये बहुत सिंपल है। तो I इज इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब ये मैंने इससे पहले केस में देखा था, तो वहाँ पर I इज इक्वल टू क्या आ रहा था, Vm अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ये आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए Vm तो Vm है, लेकिन R की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, ओमेगा एल आ गया है, ठीक है। तो जो यूनिट R की होगी वह यूनिट किसकी होगी, ओमेगा एल की होगी। और यहाँ पर ओमेगा टी की जगह पर क्या आ गया है, ओमेगा टी माइनस के पाई बाई टू, माने जो फेज है ओमेगा टी उससे पाई बाई टू पीछे माइनस आ रहा है, मतलब पीछे। तो ये जो करंट है रेजिस्टेंस वाली करंट से पीछे चल रही है, इसका मतलब ये जो करंट है वोल्टेज से ही पीछे चलेगी, ठीक है। तो इसका हम फेजर डायग्राम बनाएंगे बेटा, तो कैसा बनेगा, अगर हमारा वोल्टेज इधर है तो करंट किधर आएगी, इधर आएगी हमारी करंट पाई बाई टू पीछे या 90 डिग्री पीछे। तो इस तरह से हमारा ये AC वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टर होता है। दोबारा से समझा देता हूँ आपको एक बार। हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, किसको अप्लाई किया, एक इंडक्टेंस को। और इंडक्टेंस हमारा करंट स्टोरिंग डिवाइस होता है, करंट स्टोरिंग एलिमेंट होता है। तो ये करंट को स्टोर करेगा, करंट को स्टोर करेगा तो करंट पीछे रह जाएगी, तो उसी को बोलते हैं करंट का लैग होना, लैगिंग ऑफ करंट। इसमें हमने केवीएल अप्लाई किया, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है और वो किसके बराबर होना चाहिए, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट लगे उनके बराबर होना चाहिए। या किसी क्लोज लूप के अंदर अप्लाइड सारे वोल्टेज का सम क्या होता है, जीरो होता है। तो Vm साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई ओवर डी टी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कितना होता है, एल डी आई ओवर डी टी की फॉर्म में होता है, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसको मैं इधर लेके गया तो Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी हो गया। अब इस एल को मैं उधर लेके गया Vm के अपॉन में, तो डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू Vm अपॉन एल साइन ओमेगा टी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। अभी हमने इसका इंटीग्रेट किया था, इसके बाद तो इंटीग्रेट करेंगे कभी इसका, तो डी टी के ही रेस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो इधर हो जाएगा डी आई का तो आई हो जाएगा, और इधर साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो अपॉन का ओमेगा मैंने आगे लिख लिया, ठीक। अभी हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज की ट्रिग्नोमेट्री की, माइनस के कॉस ओमेगा टी, माइनस के कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू रख दिया, ठीक। तो ये हमारी किसकी आ गई, करंट की इक्वेशन आ गई, ठीक। तुम्हारी वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन है I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई टू। और यहाँ पर Im क्या है, Im है बेटा Vm अपॉन ओमेगा एल, और इसी ओमेगा एल को बेटा बोला गया है XL, Vm अपॉन XL, ठीक। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन है, एक इंडक्टर की। अभी हम इसका फेजर डायग्राम देखेंगे। देखिए बेटा, अभी हमने एक इक्वेशन देखी थी, वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन थी I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई टू। और यहाँ पर Im क्या था, Im था Vm अपॉन ओमेगा एल या Vm अपॉन XL, ठीक। यहाँ तक हमने अभी तुरंत देखा है। उसके बाद कहानी शुरू होती है यहाँ से। इसका मतलब ये है कि जब ओमेगा टी की वैल्यू जीरो है, ओमेगा टी को मैंने जीरो पुट किया, ठीक है, तो यहाँ V क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओमेगा टी जीरो पुट करूँगा तो ये तो ओमेगा टी जीरो, लेकिन पाई बाई टू बचा ना, माइनस के पाई बाई टू। इसका मतलब जब वोल्टेज जीरो होगा तब करंट कितना होगा, माइनस के पाई बाई टू। तो वोल्टेज हमारा यहाँ पर जीरो है तो करंट कितना है, माइनस के पाई बाई टू, क्योंकि ये करंट की इक्वेशन है, ये वोल्टेज की वेव है, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा जीरो है, उस समय करंट कितना है, माइनस के पाई बाई टू, ठीक। दूसरी बात, जब ये पाई बाई टू होगा, जब वोल्टेज हमारा पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पहुँच जाएगा वोल्टेज, ठीक। उस समय करंट कितना हो जाएगा, तो ओमेगा टी तो पाई बाई टू हो गया, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू जीरो हो जाएगा, उस समय करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जहाँ पर वोल्टेज 90, वहाँ पर करंट क्या है, जीरो है। तो वेव तो हमारी ये सही बन गई, ठीक है। अभी हमें बीच का कोई टाइम लेना है, जीरो और पाई बाई टू के बीच का हमने कोई टाइम t1 ले लिया, ठीक है।
उसको हम देखते हैं। ठीक है, मान लो हमने ये पर्टिकुलर टाइम लिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा t, तो यहाँ पर हम देखते हैं करंट और वोल्टेज। ठीक, ये हमने रेफरेंस लाइन मान ली बेटा, ये क्या होगा हमारा, ये वोल्टेज होगा और इसके अपोजिट में ये क्या होगी, करंट होगी 90 डिग्री, I और V, और उनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। लेकिन ये एंगल कितना होगा ओमेगा T1, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर टाइम T1 पर ये लिया है। तो इस तरह का फेजर डायग्राम आपने अपनी बुक में देखा होगा, जो कि शायद आपको कभी समझ में आता हो कभी नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ से ऐसे देखोगे तो जरूर समझ में आएगा कि 0 और 90, 0 पर तो वोल्टेज की वैल्यू 0 हो रही है, लेकिन करंट हमको 90 मिल रहा है नेगेटिव का, और 90 पर हमको वोल्टेज मैक्सिमम मिल रहा है लेकिन करंट 0 हो रहा है। उसके बीच की हमने कोई वैल्यू t ले ली, तो वहीं से हमने लाइन खींच दी। ठीक है, t से ये पॉइंट पर, तो यहाँ पर वोल्टेज ये है तो इसी पे करंट क्या होगा, करंट ये होगा, तो इधर से लाइन खींच दी, एक इधर से लाइन खींच दी। ये हमारी रेफरेंस लाइन है, बीच वाली लाइन कौन सी है, रेफरेंस लाइन है। तो रेफरेंस लाइन से ऊपर क्या है, वोल्टेज है, नीचे क्या है, करंट है, और उन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है बेटा, 90 है। कितना है 90, तो फेज डिफरेंस 90 हो गया। और पर्टिकुलर टाइम t पे कितना है, रेफरेंस लाइन से T1 ओमेगा T1 हो गया। तो ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया फॉर ए इंडक्टर। इसके बाद की जो पढ़ाई है, जो कैपेसिटर है और तीनों सीरीज में है LCR सर्किट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो बेटा अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे ऊर्जा मिले, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। जय हिंद, जय भारत।